जय हिंद साथियों। आज अमर बलिदानी भगत सिंह के जीवन पर आधारित जो एपिसोड है उसके तीसरे दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और पिछले दिन में हमने देखा कि किस प्रकार से भगत सिंह ने दिल्ली में एक बैठक किया और बैठक में किस प्रकार से क्या क्या निर्णय लिया गया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। इसके बाद आगे आते हैं। जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ तो उस समय आर्थिक तंगी बहुत जोरों पर थी, अर्थात भगत सिंह तथा उनके साथियों के पास पैसों का बहुत ही अभाव था। कारण ये था कि चंदा तो इनको कम ही मिल रहा था, कम सहयोगी कम थे, और उसके साथ साथ जब सहयोगी नहीं रहेंगे और कोई अलग से किसी प्रकार का किसी का व्यवसाय तो था नहीं जिससे इनके पास आर्थिक व्यवस्था बने। एक समय तो ऐसा आया कि जब दिल्ली में बैठक हुआ तो बैठक के खर्चे को निकालने के लिए फणींद्र घोष जो बिहार से आए हुए थे उनके वापसी का जो टिकट हुआ था उस टिकट को उन्होंने बेच करके अर्थात रिटर्न करके और उस दिल्ली के मीटिंग का खर्च चलाया गया। फिलहाल आगे किसी तरह कारवां बढ़ा। 8 नवंबर 1927 को वायसराय ने घोषणा की कि भारत के शासन सुधारों की जांच करके इंग्लैंड की सरकार को अपनी रिपोर्ट देने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया जाए और जिससे हमें पूरी जानकारी मिल सके। इसी को हम कहते हैं साइमन कमीशन। 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन मुंबई पहुंचा। भारत का जनजीवन 1924 से सांप्रदायिक दंगों के जाल में फंसा हुआ था। अर्थात सांप्रदायिक दंगा आज की दिन नहीं है, सांप्रदायिक दंगा तो उस समय भी हुआ करता था। क्यों हुआ करता था ये तो सबको समझने की बात है कि जो लोग इस बात को कहते हैं कि अमुक धर्म बुरा नहीं है, कौन सा धर्म बुरा नहीं है, सारे धर्म अच्छे हैं, तो फिर सांप्रदायिक दंगे हुए क्यों करते थे। और ऐसे समय में सांप्रदायिक दंगे जिस समय पूरा भारत एक साथ होकर के इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था उस समय भी सांप्रदायिक दंगा हुआ करता था। और जब साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा तो भारत एक तरह से जगह जगह भारत में हड़ताल होना शुरू हुआ। साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक के नारे लगने शुरू हुए। प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन में बहुत सारे जगहों पर लोगों की गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली के केंद्रीय समिति में भगत सिंह ने यह प्रस्ताव रखा कि साइमन कमीशन पर बम फेंककर प्रजा पर असंतोष प्रकट किया जाए। अर्थात प्रजा का जो असंतोष है यह इस बम फेंकने से प्रकट कर दिया जाएगा। हम इसमें जब आगे बात करेंगे तो ये भी देखेंगे कि इस प्रकार भगत सिंह अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे और अहिंसा के जो मुख्य पुजारी था उनको सभी लोगों ने अलग संज्ञा दे दिया और जो हिंसा का ही पुजारी था उसको लोग कहे कि यह अहिंसा के पुजारी थे। इसके आगे आने पर बहुत एपिसोड में आपको मिलेगा। इस प्रस्ताव को केंद्रीय समिति ने स्वीकार कर लिया क्योंकि हमें विरोध जताना था। इसी बीच में दल की आशा से कैलाशपति गोरखपुर के डाकखाने से, देखिए कितनी सुंदर बात है, गोरखपुर का नाम इस स्वतंत्रता इतिहास में बहुत गौरव से दिया गया। उस समय भी भगत सिंह की जो आर्थिक तंगी थी उस तंगी के लिए गोरखपुर के डाकखाने से कैलाशपति ने 1800 रुपए उठा करके भाग गए। कैलाशपति डाकखाने में वो काम कर रहे थे और एक तरह से समझिए कि जो पहले से योजना इन लोगों की बनी थी कि आर्थिक व्यवस्था के लिए डकैती डाला जाए या हम लोग अंग्रेजों की संपत्तियों को लूटा जाए तो ये डाकखाने को ये लूट करके आगे बढ़े। फिलहाल उससे थोड़ा बहुत कार्य आगे बढ़ा। अब यहाँ पर साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, भीड़ अथाह थी। लाहौर जब पहुंचे सभी लोग तो लाहौर के पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर स्कॉट अपने दूसरे अफसरों के साथ स्वयं स्टेशन पर आए थे। उन्होंने मौके का निरीक्षण कर तुरंत ताड़ लिया कि जब तक लालाजी और नौजवानों की यह टोली यहाँ से न हटेगी तब तक साइमन कमीशन के सदस्यों को प्रदर्शन की तेज बौछारों से बचाया नहीं जा सकता है। लाला लाजपत राय की बात हो रही है, लाला जी की जो बात कहा जा रहा है। इसलिए उन्होंने अपने विश्वसनीय असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर सैंडर्स को रास्ता साफ करने के लिए आदेश दिया और ये भी आदेश दिया कि ऐसी स्थिति में कुछ भी करना पड़े तो आप कर सकते हैं, लाठीचार्ज करना पड़े, गोलियां चलाना पड़े तो आप कर सकते हैं। और हुआ भी यही कि जब वहां से पहले लाठीचार्ज हुआ तो बहुत सारी भीड़ इतर उतर हो गई, परंतु लाला लाजपत राय को चारों तरफ से भगत सिंह और उनके साथियों तथा नौजवानों ने मिल करके घेर रखा था और लाठियां बरस रही थी। इन नौजवानों ने अपने पीठ पर लाठियां खाई।
लाला लाजपत राय को बचाने के लिए। तब तक इन सबको समझ में आया कि जब तक लाला लाजपत राय यहाँ से नहीं हटेगा तब तक जो है कि यह काम नहीं बनेगा। इसी पर आपको बहुत ही मतलब इतनी घिनौनी कार्य अंग्रेजों ने किया कि लाला लाजपत राय भाषण दे रहे थे और लोगों से अपील कर रहे थे, उसी समय उनके सर पर एक लाठी मारा गया। वैसे तो बहुत सारी लाठियां मारने का प्रयास किया गया, लाला लाजपत राय लहूलुहान हो गए। सैंडर्स की लाठी लाला लाजपत राय के ऊपर की जो छतरी थी, एक छतरी ताना हुआ था नौजवानों ने, छतरी को फाड़ते हुए उनके सर पर लगी चोट लग गया। फिर लाला लाजपत राय वहां से निकल करके वो भाषण देते रहे और पुलिस की जालिमाना इस हरकत से समझिए कि पूरा का पूरा जितना नौजवान समूह था पूरी तरह से आक्रोशित था, जितने देशभक्त थे आक्रोशित थे। और भाषण देते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और जब लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 को देहांत हुआ तो जनता ने विदेशी शासन के विरोध की भावनाओं को लाला जी के ऊपर इतना आदर उमड़ लिया कि लाला जी के अर्थी का जो जुलूस निकला था उस समय की गणना के हिसाब लगभग 1.5 लाख से ऊपर आदमी रहे होंगे। अर्थात लाला लाजपत राय के बलिदान का ये देन था कि अब पूरा देश जग रहा था। और लाला जी के मृत्यु के बाद भगत सिंह के हृदय पर बहुत गहरा चोट पहुंचा। भगत सिंह ने सोचा कि हम निहत्थे होकर के प्रदर्शन करते हैं और अंग्रेज अपना काम करते हैं, लाठियां बरसाते हैं, गोली मारते हैं, उनको मारने से भी नहीं डरते, तो फिर हमको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। भगत सिंह ने अपने टोलियों के अपने साथियों के साथ एक योजना बनाई और 1 महीना भी न बीता कि भगत सिंह ने लाला जी पर आघात किए हुए राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने का पूरा संकल्प ले लिया। दिसंबर के पहले सप्ताह में लाहौर के मजंग मोहल्ले के मकान में इस बात का फैसला केंद्रीय समिति ने कर दिया और केंद्रीय समिति के अधिकांश लोग लाहौर में मौजूद थे। शिव वर्मा और फरिंद्र बहुत दूर थे, इसलिए उन्होंने वहां मौजूद नहीं थे। कई दिन तक सैंडर्स की रेकी की गई, जो वर्तमान समय में एक शब्द का उपयोग किया जाता है, रेकी की गई। सैंडर्स कभी तो गोल बाग के बीचों बीच से गुजर करके जाता था और कभी टाउन हॉल के सामने से होकर के निकलता था। और रेकी लगातार होने के बाद 17 दिसंबर दोपहर बाद मजंग से जय गोपाल की पुलिस के दफ्तर के सामने यह देखने के लिए भेजा गया कि सैंडर्स दफ्तर में है या नहीं। जय गोपाल कई दिन से सैंडर्स के आने जाने पर नजर रख रहे थे और वह सैंडर्स को स्कॉट समझे हुआ था। उसने शायद स्कॉट को देखा ही नहीं था। राजगुरु भी वह जगह देखा जो साइकिल का इसे अभ्यास नहीं था, इसलिए वह एक रिवॉल्वर लेकर बड़ी शांति के साथ मजे में पुलिस अफसर की ओर चला। ठीक समय जगह पर पहुंच जाए। इसके बाद आजाद और भगत सिंह साइकिल पर सवार होकर 2 दिन पहले ही जगह का निरीक्षण कर लिए थे और कौन कहां खड़ा है, मुकाबला पड़ने पर क्या किया जाएगा, इसके लिए उन्होंने सारी योजना बनाई थी। भगत सिंह ने देखा और जब सैंडर्स के लिए इशारा हुआ कि सैंडर्स यहां से निकल रहा है तो सबसे पहले निर्णय हुआ था कि कौन पहले गोली मारेगा। और यह निर्णय हुआ कि राजगुरु और भगत सिंह की गोली चूक जाए तो भगत सिंह तुरंत यह साइकिल से सैंडर्स का पीछा करेंगे और तुरंत उसको मार देंगे। आजाद स्वयं दफ्तर के सामने कॉलेज के बंगले के भीतर जा दाखिल हुए थे। अब उसके बाद जो ही सैंडर्स बाहर निकला त्यों उसे दनादन गोलियां, एक गोली मारी गई, वह गिर गया। और उसके बाद भगत सिंह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। भगत सिंह सीधे उसके कनपटी पर गोली मारी और मारने के बाद तुरंत वहां से निकल लिए। जब भगत सिंह और ये लोग निकल रहे थे तो तुरंत वहां भगदड़ मच गया। और जब भगदड़ मचा तो पहले से ही इन लोगों ने योजना बना रखी थी। चंद्रशेखर आजाद जी के पास एक ऐसी माउजर थी जिसमें 10 गोलियां भरी जाती थी और उस माउजर की हैसियत यह थी कि वह किसी बंदूक से ज्यादा दूरी तक और तगड़ा वार करती थी। उस माउजर को कंधे पर रख करके चलाया जाता था। तुरंत 2 सिपाहियों ने जो पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद सामने आ गए और सावधान करते हुए उनको इशारा किया कि रुक जाओ। लेकिन तब तक एक चंदन सिंह नाम का व्यक्ति था जो सिपाही के रूप में था, वो नहीं रुका और वो ज्यों आगे बढ़ा। चंद्रशेखर आजाद ने
एक गोली मारी, चंदन सिंह सीधे वहीं लुढ़क गया और यह देखते ही सारे सिपाही भाग गए। यहां से सैंडर्स का मृत्यु हुआ और सैंडर्स का वध करने के पश्चात जश्न मनाते हुए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तथा राजगुरु सुखदेव इत्यादि सभी साथी आगे बढ़ते गए और इन्होंने एक पोस्टर बनवाया। और वो पोस्टर क्या था कि वो जगह जगह चस्पा करा दिया अपना विरोध का। कारण ये कि किसने इनको मारा और क्यों मारा ये भी जनता को जानना चाहिए। तो स्पष्ट लिखा था कि हमने लाला लाजपत राय के मृत्यु का बदला ले लिया। लाला लाजपत राय को जो सैंडर्स ने लाठी से मारा था, जिससे इनका देहांत हुआ था, उसका बदला लिया। और इसके लिए पोस्टर पर लिखा था हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना नोटिस। ये सेना का नाम था। नौकरशाही सावधान, जेपी सैंडर्स की मृत्यु से लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया गया। यह सोचकर कितना दुख होता है कि जेपी सैंडर्स जैसे एक मामूली अफसर के कमीने हाथों देश के 30 करोड़ जनता द्वारा सम्मानित एक नेता पर हमला कर उसका प्राण ले लिया गया। राष्ट्र का यह अपमान हिंदुस्तानी युवकों और मर्दों को चुनौती थी और इस प्रकार से हमने उसका बदला ले लिया। अब यह समझने की बात है कि भगत सिंह जो भारत के महान क्रांतिकारी थे, महान बलिदानी के रूप में जाना जाता है, उन्होंने इस समाज को संदेश क्या दिया? इस समाज को यही संदेश दिया कि जब भी आपके राष्ट्र पर, आपके धर्म पर कोई भी खतरा आता है तो आपको शक्ति का प्रदर्शन करने से चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने, परशुराम भगवान ने, ये सभी लोगों ने इस बात को संदेश दिया। और आज हमारा धर्म और हमारा राष्ट्र जो खतरे में होता है तो हम किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी बहाना को लेकर के हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जिसके कारण राष्ट्र लगातार खंडित हो रहा है या लगातार राष्ट्र का हानि हो रहा है। क्यों हो रहा है, इस पर चिंतन की बात है। आज के एपिसोड में इतना ही।